आज हम डिटेल में सबसे आसान और बेसिक यूनिट डिस्कस करेंगे जिससे सब कुछ बनता है। और आप जानते हैं ये एक एटम है। ये बहुत समय पहले बिग बैंग के दौरान एग्जिस्टेंस में आया, जो आपको पता ही है। एटम बना है, ठीक है। पर जैसे हमने बात की कि रिसर्च अभी जारी है और अभी तक की रिसर्च से हमें एटम की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर का ठीक ठाक आइडिया लग चुका है, और यही चीज हम आज की स्टडी में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्राइस्ट के बर्थ से भी पहले डेमोक्रिटस द्वारा दिए गए पहले आइडिया से लेकर जॉन डाल्टन जिन्होंने एटम के आइडिया को रिवाइव किया से लेकर लार्ज हार्डन कॉलिडर दुनिया के सबसे पावरफुल पार्टिकल्स कॉलिडर तक, जो हमें एटम के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा। हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, डेमोक्रेटिस ने पहला आइडिया दिया कि अगर आप कोई मैटर लेते हैं, जैसे ब्रेड का एक टुकड़ा, और इसे आधा कर दें और फिर इस आधे हिस्से को लें और फिर आधा कर दें और फिर इस आधे हिस्से को लें और फिर से इसका आधा कर दें, आप समझ रहे हैं, राइट? तो आखिरकार उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां से आप इसे और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और वो पार्टिकल होगा उस ब्रेड के टुकड़े का सबसे छोटा हिस्सा, और उन्होंने इसे एटम्स का नाम दे दिया, ATOMOS, ग्रीक में, जिसका मतलब है अनकटेबल। और एक्चुअली यहीं से हमने ये शब्द एटम डिराइव किया। डेमोक्रेटिस ने इमेजिन किया कि सभी मैटर इन छोटे अनकटेबल पार्टिकल्स से बना है। इनफैक्ट उन्होंने इमेजिन किया कि ये अनकटेबल पार्टिकल्स अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने इमेजिन किया कि आयन एटम में हुक्स होते हैं, जिस कारण वे एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, और सॉल्ट एटम्स पर स्पाइक्स होनी चाहिए, जिसके कारण उनका टेस्ट थोड़ा शार्प हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली अरिस्टोटल, जिन्हें उस समय का महान फिलोसोफर माना जाता था, डेमोक्रेटिस के आइडिया को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये एटम का आइडिया बहुत ही आइडियलिस्टिक था। अरिस्टोटल के मुताबिक देखकर ही विश्वास किया जा सकता है, और क्योंकि एटम दिखता नहीं है तो ये सच नहीं हो सकता। उसी समय पर सिमिलर आइडियाज यहाँ इंडिया में भी नजर आ रहे थे। इतना था कि हमारे नाम संस्कृत में थे, ग्रीक में नहीं। मैटर था पदार्थ जिसे परमाणु नामक छोटे पीसेस में सब डिवाइड किया जा सकता था, जिन्हें हम आज कहते हैं एटम। आज तक जितने भी एटॉमिक मॉडल्स पेश हुए हैं, उन सब की टाइमलाइन देखते हैं, जो एक तरह से एटम के स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन है। और आपको याद दिला दूं कि हमें अभी तक हर सवाल का जवाब नहीं मिला है। एटम्स का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन अभी भी इवॉल्व हो रहा है। हाँ, अभी भी ये जारी ही है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, एटम का पहला आइडिया क्राइस्ट से पहले डेमोक्रेटिस द्वारा प्रेजेंट किया गया था, जिसे एरिस्टोटल ने रिजेक्ट कर दिया था। और एरिस्टोटल का आइडिया, वो आइडिया 2000 साल तक, साल 1808 तक ऐसा ही रहा, जब तक कि ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थियरी प्रेजेंट करके ये कहा कि डेमोक्रेटिस का आइडिया दरअसल सही है। दरअसल उनकी जो थियरी थी वो साइंटिस्ट्स द्वारा तब तक की गई रिसर्च पर आधारित था। कुछ साइंटिस्ट्स तब तक कुछ महत्वपूर्ण आइडियाज साबित कर चुके थे कि एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी। ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन जब जॉन डाल्टन ने अपना आइडिया सबके सामने प्रेजेंट किया, तो उस आइडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उनकी थियरी में एक पॉइंट ये था कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, जिन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उनके हिसाब से ये बिलियर्ड बॉल्स की तरह होते हैं, जो अलग अलग चीजें बनाने के लिए अपने आप को अरेंज करते हैं।
डाल्टन्स थियरी के बाद ये खुला सवाल था कि क्या एटम सच में इंडिस्ट्रक्टिबल है, क्या वो स्नूकर बॉल्स की तरह कठिन और सॉलिड होता है, या वो और भी छोटे पार्टिकल से बना होता है। थियरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के साथ अर्ली 1990s में गलत साबित हुई और पहला इंसान जिसने इस थियरी को गलत साबित किया और इस सवाल का जवाब दिया कि क्या एटम डिस्ट्रक्टिबल है या नहीं, वो थे जे जे थॉमसन, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एटम को समझने में एक बहुत बड़ी छलांग में से एक थी। उन्होंने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम से बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। एटम्स होते तो सॉलिड और इंडिविजिबल ही है, पर सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। चलिए अब देखते हैं उन्होंने इस इलूसिव चीज इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया था। जो apparatus उन्होंने यूज किया वो था कैथोड रे ट्यूब, हमारे आज के पार्टिकल एक्सीलरेटर का प्राइमिटिव वर्जन। ये एक तरह का सील्ड फ्लास्क होता है, कुछ ऐसा जिसमें से सारी हवा बाहर निकाली गई हो। उन्होंने इसके अंदर मेटल के 2 पीसेस रखे। फ्लास्क की दूसरी साइड एक स्पेशल कोटिंग थी। उन्होंने मेटल के इन 2 पीसेस को एक पावर सोर्स से जोड़ा। उन्होंने एक शानदार चीज देखी, एक रे मेटल प्लेट से निकलकर ट्यूब से पास होकर इस स्पेशली कोटेड साइड पर चमक रही थी। थॉमसन को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, पर उन्होंने इसे और इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। उन्होंने इस तरह 2 प्लेट्स और डाली और फिर उन्हें एक इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ जोड़ दिया। एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पर उन्होंने देखा कि रे जो बाहर निकली वो प्लेट की पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही थी। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की बात के बीच पर ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। हाँ, ये सही था। साइंटिस्ट ये समझने से बहुत पहले कि करंट इलेक्ट्रॉन्स से बना है, इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंच गए थे। मैं समझता हूं कि उन्होंने इलेक्ट्रिक सोर्स एक्चुअली ये समझने के लिए यूज किया कि वहां इलेक्ट्रॉन्स थे और ये इस तरह सामने आया। आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले कैथोड ट्यूब इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की सबसे बड़ा एग्जांपल था। ठीक है, कुछ वोल्टेज स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी की इस फ्लोरेसेंट स्ट्रीम को साइंटिस्ट ग्लास के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से तक ट्रैवल करवा पाए, पर कोई नहीं जानता था कि ये हुआ कैसे। किसी ने सोचा कि रेज वेव्स हैं जो इस मिस्टीरियस ईथर के अंदर से गुजरती हैं, जो पूरी स्पेस में डिफ्यूज्ड है। बाकियों ने सोचा कि रेज पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है। जे जे थॉमसन ने यह पता करने का डिसाइड किया और अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें कंक्लूड कर दी। उस समय का सबसे हल्का सब्सटेंस हाइड्रोजन था और उन्होंने ये बीम के बेंड को सब्सटेंस के मास के साथ कोरिलेट करके नोटिस किया कि जो सब्सटेंस इस बीम से बाहर निकल रहा था हाइड्रोजन एटम से 2000 टाइम्स लाइटर था। ठीक है, और दूसरी चीज जो उन्होंने नोटिस की कि जब उन्होंने प्लेट्स को इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट किया, बीम प्लेट की पॉजिटिव साइड की ओर डिफ्लेक्ट होने लगी, जिसका मतलब था कि ये बीम पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हुई, जिसका मतलब था जी हाँ कि ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज था। तो थॉमसन बहुत ही सतर्क इंसान थे। वो एक ही एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। वो निश्चित होना चाहते थे कि ऊपर के 2 कंक्लूजन्स जो उन्होंने किए वो असल में सही थे। तो उन्होंने मैग्नेट को यूज करके इसे दूसरे तरीके से जांच लिया। अगर कोई चीज में इलेक्ट्रिकल चार्ज है और वो चल रही हो तो मैग्नेट उसे दूसरे डायरेक्शन में पुश करेगा। ओके, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब ली और उसके आसपास मैग्नेट को ऐसे रखा और देखा कि रे दूसरे डायरेक्शन में बेंड हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जब एक रे नेगेटिवली चार्ज्ड हो। तो इससे उन्हें यकीन हो गया कि कैथोड रे जिस चीज से भी बनी है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। और ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जन्म था और उन्होंने एटम का बहुत ही डिलाइटफुल और टेस्टी मॉडल प्रपोज किया जो इस चॉकलेट चिप मफिन जैसा था। जब थॉमसन ने इस मॉडल को प्रपोज किया तो उन्होंने डाल्टन के इनडिविजिबल एटम के मॉडल को डिस्प्रूव कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ये रियलाइज किया कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और एटम्स यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि एटम्स का कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी ये थियरी दी और ऐसा होने के लिए उन्होंने सोचा कि एटम के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए।
क्योंकि वो जन्म से इंग्लिश थे, उन्होंने सोचा कि एटम्स एक प्लम पुडिंग जैसे होने चाहिए। आप इसके साथ चॉकलेट चिप मफिन के मॉडल को रिलेट कर सकते हैं। हम इसे चॉकलेट चिप मफिन मॉडल कहते हैं, पर आपकी टेक्स्ट बुक्स कहती हैं प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने कहा कि एटम एग्जैक्टली चॉकलेट चिप मफिन जैसा दिखता है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज मफिन डो से चिपके रहते हैं। डो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह रखता है और पॉजिटिवली चार्ज डो ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करता है। और दोस्तों, यही चॉकलेट चिप मफिन मॉडल है और आपकी टेक्स्ट बुक्स के अनुसार प्लम पुडिंग मॉडल है। ओके, अब देखते हैं कि उन्होंने साइंटिफिकली क्या प्रपोज किया। ठीक है, पहला, एक एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। दूसरा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसलिए एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब मैं स्कूल में इस मॉडल के बारे में सीख रहा था, मैं सोचता था कि रे बेंडिंग में और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में क्या कोरिलेशन है, पर ये इस तरह से रिलेटेड है। जब तक जे थॉमसन ने ये मॉडल प्रपोज किया, तब तक ये सबने मान लिया था कि सभी मैटर एटम से ही बना होता है, क्योंकि पार्टिकल जो कैथोड रे से एमिट हुआ था वो हाइड्रोजन एटम से 2000 टाइम्स हल्का था। उस समय के हाइड्रोजन में सबसे हल्का एलिमेंट था। रे की डिग्री के बैंड के आधार पर ये तो साफ था कि मेटल प्लेट्स या इलेक्ट्रिसिटी सोर्स में कोई तो चीज है जो एटम से बहुत ही छोटी है, जिससे ये छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। जहां से भी ये पार्टिकल्स आए थे वो उस समय के सबसे हल्के एलिमेंट से हल्के थे, जिसका मतलब एटम्स दरअसल सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हैं। आया समझ में?